नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष की जो पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को देखेंगे। बिग बैंग मतलब महाविस्फोट। जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये एक नवीन सिद्धांत है और बिग बैंग की जो थ्योरी है उसको सबसे पहले जो रॉबर्ट वेगनर थे उन्होंने 1967 में इसकी व्याख्या की थी। और उसके बाद इस पर बहुत ज्यादा काम हुए, कई वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की और इस पर अलग अलग परीक्षण भी किए जाने लगे। अब बिग बैंग क्या है? बिग बैंग का मतलब एक बड़ा विस्फोट। ये माना जाता है कि पहले जो हमारी आकाशगंगा या हमारा जो ब्रह्मांड था बहुत ही संकुचित और सिकुड़ा हुआ था और बाद में उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से वो फैल गया और अब तक फैले ही जा रहा है। अब इसके अंदर जो मटेरियल जो मेन मटेरियल था जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसे एक डार्क मटेरियल, हॉट डार्क मैटर कहा गया। हॉट डार्क मैटर घना काला पदार्थ था जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये कहा गया कि 15 अरब वर्ष पहले एक घना पदार्थ जो एक घना अग्निपिंड की तरह था, जो डार्क कलर का जो मैटर था, जो गर्म था, उस मैटर के अंदर विस्फोट हुआ। और 15 अरब वर्ष पहले जो ये विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट से जो तरंगे निकली, इनसे इन तरंगों से ये पदार्थ फैला और टुकड़ों में अलग अलग ग्रहों उपग्रहों और तारों के रूप में बिखर कर अपना अस्तित्व में आया। तो इस जो 1560 से 70 के दशक के अंदर जो इस सिद्धांत पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, एक विस्फोट पर बहुत ज्यादा, और अभी भी इस पर एक परीक्षण भी हुआ है जिस पर इसमें बात की गई। और इसको वैज्ञानिकों ने एक इस रूप में देखना चाहा कि ये एक मटेरियल है, कोई भी बेसिक मटेरियल है जिससे इस पृथ्वी की कल्पना हुई। तो उनका जो मेन टारगेट था वो बेसिक मटेरियल था, यानी हम ब्रह्मांड की जो कल्पना कर रहे हैं वो किस मटेरियल से कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बेसिक मटेरियल लिया, जिस बेसिक मटेरियल पर उन्होंने स्फीति सिद्धांत के अनुसार ये माना कि एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से जो ऊर्जा तरंगित हुई, उस तरंगित ऊर्जा की वजह से ये ब्रह्मांड में विस्तार हुआ और ब्रह्मांड अपनी स्थितियों में आया। अमेरिकी वैज्ञानिक अलग गुथ ने 1980 में इसमें ब्रह्मांड मतलब आकाशगंगा, तारों और ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में इसको असमर्थ पाया और उन्होंने कहा कि नहीं, स्फीति सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है बिग बैंग सिद्धांत की वजह से। तो उन्होंने स्फीति सिद्धांत आगे बढ़ाया और फिर उस पर चर्चा होने लगी। हालांकि अभी तक किसी भी एक सिद्धांत के ऊपर पूर्ण रूप से सहमत हो पाना संभव नहीं है, यानी पूर्ण रूप से हम किसी एक सिद्धांत को नहीं मान सकते जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि जब हमें अलग अलग ग्रहों पर देखते हैं, उनकी मटेरियल को देखते हैं, कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई घना बना हुआ है, किसकी गति किस प्रकार है, किसी पे पानी है, किसी पे बर्फ है, किसी पे गैस है। तो अलग अलग प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति का पता चलता है और हम इसमें किसी भी एक प्रकार की होमोजेनिटी नहीं देख पाते हैं। गति में भी कोई होमोजेनिटी नहीं है, आकार में भी होमोजेनिटी नहीं है, और पूरा व्यवहार जो है वो होमोजीनियस नहीं है। इस वजह से हम किसी एक होमोजीनियस व्यवहार पर निर्णय नहीं ले पाते, हम ये नहीं कह पाते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था या सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो सारे सिद्धांत थे, कई सारे आप स्कूल में पढ़कर आए हो, कई सारे आपने अभी जो दो सिद्धांत हमने पढ़े, पहला तो हमने ज्वारीय परिकल्पना देखी जेमजेंस की, और दूसरी हमने यह बिग बैंग सिद्धांत देखा। बिग बैंग बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर अभी कार्य चल रहा है, लोग इस पर काम कर रहे हैं और अलग अलग इसमें से निर्णय या निष्कर्ष निकल के सामने आ रहे हैं। परंतु आज की स्थिति में भी हम किसी एक सिद्धांत को पूर्ण रूप से उत्तरदायी या सही नहीं मान सकते जो ये बता सके कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके बाद अगला जो हमारा विषय है, अगला बिंदु जो हमारा पढ़ने का है, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी है वही हमारा अध्ययन क्षेत्र है। पृथ्वी का न तो आंतरिक भाग हमारा अध्ययन क्षेत्र है और न ही पृथ्वी की रचना हमारा अध्ययन क्षेत्र है। परंतु इन सब की चर्चा हम इस कारण करते हैं क्योंकि इससे हमें पृथ्वी को समझने में, यानी पृथ्वी के व्यवहार को समझने में या उसकी सतह को समझने में आसानी होती है। बिना अंदर को समझे हम बाहर को नहीं समझ सकते। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है। अब हम जैसा हमने अंतरिक्ष में कई दूर तक पहुंच गए, चांद पर हम पहुंच चुके हैं, मंगल तक हम जा रहे हैं, मशीनें भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। परंतु पृथ्वी के अंदर हम कुछ किलोमीटर की गहराई तक भी नहीं जा पाए हैं। अधिकतम जो पाताल तोड़ कुएं हम खोद पाए हैं, जो हम खदानें खोद पाए हैं,
वो खदानें कुछ किलोमीटर, बहुत मुश्किल से कुछ किलोमीटर तक जाती हैं। अधिकतर हमारी जो पहुंच है वो धरातल की ऊपरी पपड़ी तक ही है। तो ऊपरी जो परतें हैं उन्हीं तक हमारी पहुंच है, प्रत्यक्ष पहुंच हमारी वहीं तक है, और हम पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा पाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला तो जैसे हम अंदर जाते हैं घनत्व बढ़ने लगता है और हमारा अंदर जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि अंदर ठोस है और हम उसके अंदर अपनी स्थान नहीं बना पाते पहुंचने का, ना मशीनों द्वारा और ना प्रत्यक्ष व्यक्ति द्वारा। दूसरा, अंदर जब हम गहराई में जाते हैं तो तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है, जिससे अगर हम कोई भी वस्तु अंदर भेजेंगे तो वो पिघल जाएगी और वो सही से काम नहीं कर पाएगी। तो घनत्व और दबाव और तापमान की वजह से हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाते। तो प्रत्यक्षतः हमारी जो जानकारी है वो कुछ 1 किलोमीटर तक ही सीमित है। अप्रत्यक्ष रूप से हम कुछ साधनों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम पृथ्वी के अंदर को जान सकते हैं। पहला साधन होता है तापमान। तापमान जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं बढ़ता चला जाता है, और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे जो पदार्थ है वो पिघला हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा कोई भी पदार्थ उसमें ठोस अवस्था में नहीं रह सकता, पिघल जाएगा। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर आपको हर एक जो 36 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचेंगे तो कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच चुका होगा, और उसकी वजह से पृथ्वी का आंतरिक भाग गला हुआ यानी तरल व्यवस्था के अंदर होगा। परंतु फिर यह भी कहा जाता है कि क्योंकि अगर पृथ्वी का जो व्यवहार है वो एक सॉलिड की तरह है, पृथ्वी भौतिक रूप से एक ठोस पदार्थ की तरह व्यवहार करती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में आकर्षण क्षमता है, और वो एक ठोस तत्व की विशेषता है, एक तरल तत्व की विशेषता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी ठोस ही है, तरल नहीं है। दूसरी चीज आती है घनत्व। घनत्व भी जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाएंगे ऊपरी परतों के दबाव की वजह से नीचे घनत्व बढ़ता चला जाएगा, और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के आंतरिक जो पदार्थ है वो भारी है, हल्के नहीं है। यानी पृथ्वी अंदर से भारी पदार्थों की बनी है, भारी पदार्थों का सांद्रण पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हुआ है। तो ये माना जाता है कि ऊपरी परतें हल्के पदार्थों की, जिसे सियाल कहा जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई, उससे निचली परत सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम जो चुंबकत्व की शक्ति रखती है की बनी हुई है, और अगली जो लास्ट परत है वो निकल और फेरियम, लोहे और निकल की बनी हुई वो आखिरी परत है। मतलब वो बहुत ठोस है, अच्छी की परत है वो बीच की स्थिति रखती है, और ऊपरी परत हल्के पदार्थों की बनी हुई है। तो इस तरह से हम अलग अलग घनत्व और दबाव की व्यवस्थाओं से हम ये देखने की कोशिश करते हैं। एक और तरीका है प्रत्यक्षता पृथ्वी के अंदर झांकने का, और वो है ज्वालामुखी और भूकंप। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि कुल 100-150 किलोमीटर की गहराई पर ही अधिकतर भूकंप आते हैं, और यहीं से ही जो पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ, वो भी पृथ्वी के ऊपर आता है। पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी परिधि से जो जो दूरी है 6371 किलोमीटर है, और ज्वालामुखी की जो केंद्र होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की गहराई से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 100 किलोमीटर तक ही जानकारी ले पाएंगे, 6271 किलोमीटर की जानकारी तो हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तो जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकल के आ रहा है वो हमें कुछ ऊपरी परत की ही जानकारी दे रहा है, अंदर की जानकारी नहीं दे रहा है। और अगर हम ज्वालामुखी पदार्थों पर ध्यान दें तो हमें लगेगा कि अंदर लिक्विड है, अंदर जो पदार्थ है वो लिक्विड है, क्योंकि जो अंदर से जो पदार्थ निकल के आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों से हमें पृथ्वी की व्यवस्था या पृथ्वी के आंतरिक भागों की कुछ कुछ जानकारी मिलने लगती है। परंतु अब इस सब के साथ अगर हम ये देखना चाहें कि वास्तविकता क्या है, ये तो सब हमारे पास ऊपरी बातें हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, कह रहे हैं, परंतु वास्तविकता में अगर हम देखना चाहें तो पृथ्वी को हम प्रत्यक्षतः वास्तविकता में नहीं जान सकते। अप्रत्यक्ष जो माध्यम थे, जैसे मैंने घनत्व और तापमान बताया, वैसे ही एक अप्रत्यक्ष माध्यम है भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगे क्या है? आप सभी ने एक्सरे देखा ही होगा या कभी ना कभी अपने परिवार में किसी का एक्सरे करवाया होगा। आप जानते हैं एक्सरे क्या है? एक्स रे एक तरंग है, एक्स रे, एक्स रे यानी एक्स तरंग। एक्स तरंग एक ऐसी तरंग है जो ठोस से नहीं गुजर पाती है। हम तो जब हमारे शरीर पर उस तरंग को छोड़ा जाता है तो हमारे शरीर की हड्डियां जो होती हैं वो तो सफेद सफेद नजर आती है, और वो जो हमारा जो मांस है,
जो हमारा मांसपेशियां हैं उससे वो गुजर जाती है। तो जो ठोस भाग है वो दिखने लग जाता है शरीर का, और जो जो ये हमारी मांस है वो नहीं नजर आता है। तो हमारे ठोस भाग का चित्र हमें आगे स्क्रीन पर या जो भी प्ले शीट होती है एक्सरे की उस पर नजर आ जाता है। तो एक्सरे कर कर हम अंदर हड्डियों को देख सकते हैं। उसमें हमारे मांस नहीं दिखता है, उसमें सिर्फ हड्डियां दिखती है, क्योंकि जो एक्सरे है वो मांस से तार पार गुजर जाती है, परंतु वो कहाँ रुकती है आकर, ठोस पर रुक जाती है, और हमारी हड्डियां ठोस है तो हड्डियां नजर आती हैं। तो हड्डियों में होने वाले हर जो अंतर है वो उसमें नजर आता है। अगर कोई उसमें फ्रैक्चर हो गया है, तो वो उस फ्रैक्चर उसमें नजर आ जाता है। अब मैं एक्सरे की बात क्यों कर रही हूँ, एक्सरे की तरह ही भूकंप की भी तरंगे होती है, यानी जब भूकंप आता है, आप मान लीजिए अगर अपने टेबल पर आपने जोर से हाथ बजाया, तो अब क्या हुआ, आपके इस टक्कर लगाने की वजह से आपके इस टेबल के ऊपर तरंगे चली, इस चोट की वजह से टेबल पर तरंगे चली और वो उस टेबल पर पूरे फैल गई। वैसे ही पृथ्वी के किसी एक कोने में अगर कोई हलचल होती है, अगर कोई चोट पड़ती है या कोई भाग हिलता है अंदर से, तो उसकी वजह से तरंगे निकलती है। उस टक्कर या हिलने की वजह से, क्योंकि पृथ्वी अंदर से पूरी ठोस है, वो तरंगे निकलती है, वो तरंगे पूरी पृथ्वी पर फैलती हैं, और उन तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा, जो भूकंप जो मापने के यंत्र है, उनके द्वारा उन तरंगों को पकड़ा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और ये पता लगाया जाता है कि तरंग कहाँ से आ रही है, इसकी गति क्या है, ये किन जगहों से होकर गुजर रही है, और उस तरंग के व्यवहार से अंदर का पता लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक तरीका हो सकता है इस पृथ्वी के अंदर झांकने का, जिस पृथ्वी में हम प्रत्यक्षतः नहीं झांक पाते हैं। तो अगली कक्षा में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप तरंगों का उसमें किस तरह से जानने में रोल है उस पर चर्चा करें। धन्यवाद।